तलयरणीमिचन्दं तिरुवर्णचन्दं नमस्सामि। सूत्र नंबर गाना है। कल आपने देखा था जम्बूद्वीप के और उस समुद्र के बीच में वेदिका है और उस वेदिका के चारों तरफ 4 गोपुर द्वार है। वेदिका नहीं, अपने परकोट है, प्राकार बोलते उसको। उस प्राकार के ऊपर उसका जो 4 तरफ गोपुर द्वार है। अब उन द्वारों के ऊपर क्या है वो 3 गाथाओं के द्वारा बताते हैं। जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर है। तो सामने बैठ जाओ ना, फिर उधर देखेंगे। उसके द्वारों का स्वरूप बताते हैं। तोरण जुगदारुवरिं दुर्गवास चौक तुंग पासादो बालसहस्राय ददर वासं विजयपुरमुवरी गयनतले एवं से सतिठानि विजयादितियुसामियं पल्लम जगदी मूले आरस दाराणि नदीन निगमने पायारन्तभागे वेदियुतं चोयणद्वासवनं दारुणपरितुर्यो विजयादिदार अंतर्यम्। तोरण जुद दार उवरिम, तोरण से युक्त उन द्वारों के ऊपर। दुर्गवास, उसका जो व्यास क्या है पहले बताएं। पासादो, प्रासाद है, महल जैसा है उस प्राकार के ऊपर, क्योंकि एक प्राकार में इतने बड़े बड़े हैं, 4 योजन 2 योजन, तो उसके ऊपर प्रासाद है। ते हे परकोट आहे त्याच्यात हे एवढं मोठं झाड विजयद्वार आहे। एवढा मोठा जम्बूद्वीपाला पूर्ण परिदेण्याचे म्हटलं तर ठिकाण पाहिजे आणि त्या अकृत्रिम है, किसी ने बनाया हुआ नहीं है अपने आप। प्रासाद है, वो प्रासाद का ये कितना है बता रहे हैं, चौड़ा लंबा उसका आकार कितना है। दुर्गवास चौक तुंग, उसकी ऊंचाई 4 योजन, योजन ही है ना, और उसका व्यास जो है वह 2 योजन है। दुर्गवास और चौक तुंग, 2 योजन व्यास और 4 योजन उसकी ऊंचाई प्रासाद की। इसकी चौड़ाई लंबाई नहीं बताई, खाली एक समान होगा फिर वो 2 योजन चौड़ा, 4 योजन ऊंचा। हाँ, 4 योजन ऊंचाई है। और उसके ऊपर, उस प्रासाद के ऊपर 12 सहस्र अयद दलवासम विजयपुरम उवरी गयन तले, उस प्रासाद के ऊपर आकाश तल में ही, उसको कोई आधार नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बिना आधार के उस प्रासाद के ऊपर। प्रासाद तो इतना छोटा है ना, 2 योजन और 4 योजन, और नगर कितना है 12,000 योजन लंबाई आयत उसका, और उसकी चौड़ाई कितनी है 6,000 योजन, उसका आधा। दलवासम, इतना विजयपुर नाम का नगर है प्रासाद के ऊपर। अब 12,000 योजन मतलब कितना हो गया, अपने भारत क्षेत्र से भी कितना गुना हो गया, 12,000 योजन। और 6,000 योजन उसकी चौड़ाई है। मतलब वो क्या है, वेंतर देव का है ना, तो उसके लिए कुछ आधार की जरूरत नहीं, सब बिना आधार के भी वो आकाश तल में बना सकते। जैसे अब विमान है कि नहीं है स्वर्ग में, सब विमान तो उसके किसके आधार से, वायु के आधार से सब रह सकता है। ऐसे यहाँ सब वायु फैली हुई है, कहीं पर भी ऐसा नहीं कि वायु नहीं। गयन तले आकाश तल में है। एवं शेष तीर्थानि, इस प्रकार शेष 3 स्थानों में, जैसे विजय नाम का जो तोरण द्वार है उसके ऊपर है, इसी प्रकार 4 तोरण द्वारों के ऊपर प्रासाद है, और उस प्रासाद के ऊपर गगन तल में नगर है। और विजयादि क्षितिज सायं पल्लम,
उस विजयनगर में जो स्थित है वो कौन रहते हैं? व्यंतरदेव रहते हैं। उसका आगे बताएंगे। उनकी स्थिति कितनी है? साह्य पल्लव, एक आयु साधिक पल्ले प्रमाण उनकी आयु है। व्यंतरदेव जो रहते हैं उस विजयादिक नगरों में, उन नगरों में रहने वाले व्यंतरों की आयु बताइए, एक पल्ले साधिक पल्ले प्रमाण है। एवं शेष पीठांतम है ना सायं पल्लव जगदी मूले, उस जगती मतलब उस जम्बूद्वीप की जो वेदिका है उसके मूल में 12 द्वार है, 12 दरवाजे हैं चारों तरफ। ये मुख्य द्वार तो 4 बताइए और ये उपद्वार जो है वो 12 है कि जिसमें से नदी न निगमन, नदियां निकलती है। नदियां समुद्र में मिलती है ना। यहाँ कुल कितनी नदियां हैं भरत क्षेत्र में? 14 नदियां, 14 नदियां हैं। तो उस 12 नदियों के निकलने के जो है वो वही डबल समुद्र में जाएगी ना। वो जम्बूद्वीप की प्राकार चल रहा है ना, उसी के ये 12 दरवाजे बता रहे हैं। उसको बताना निकालना था ना। गंगा सिंधु से 14 दरवाजे नहीं, वो नहीं, मुख्य नदी, वो नदी तो उसमें मिल जाएंगे ना। भरत क्षेत्र जो यहाँ पर ये जो जम्बूद्वीप नदी 14 नदी। हाँ, तो निषद पर्वत पर जो सरोवर है इसमें से निकलती है सितोदा नदी, मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देकर वो इधर जाती है लवण समुद्र में। तो एक पश्चिम दरवाजे में से जाती है, इसके लिए अलग से दरवाजा निकालने की जरूरत नहीं है। और इधर से जो आती है वो सीता नदी, वो पूर्व दरवाजे में से जाती है। इधर पूर्व दरवाजा है ना विजय नाम का, यहाँ से सीता नदी जाती है और यहाँ पर ये विजय या वैजयंत या अपराजित है, तो यहाँ से सीतोदा नदी जाती है। तो ये पूर्व पश्चिम 2 दरवाजे नदियों के हो गए, 2 नदियां हो गई ना ये। अब बाकी रह गई 12 नदियां। तो 12 नदियों के निकालने के दरवाजे वहां पर हैं। हाँ, तो जैसे ये पर्वत के बाद क्षेत्र आएगा, फिर क्षेत्र के बाद पर्वत आएगा। तो इस पर्वतों से निकलने वाली ये जो सरोवर है इसके दक्षिण द्वार से उत्तर द्वार से निकलती है ना। तो इस क्षेत्र में से वो बड़ा निकालना पड़ेगा। यहाँ से इधर ये ऊपर से इधर जाती है और इधर से जाती है इधर। तो ये दरवाजा है यहाँ पर। हरित नदी नदियाँ जहाँ मिलती है ना, ये 2 नदियाँ। फिर इस क्षेत्र से निकलेगी वो एक नदी इधर, एक नदी इधर, तो ये दरवाजा रहेगा। और उसके बाद यहाँ इस तोरण द्वार से इधर नहीं, ये गंगा सिंधु निकली ना यहाँ से, गंगा सिंधु यहाँ से निकली है। इधर एक दरवाजा, इधर से ये गंगा सिंधु निकली है एक दरवाजा। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 ऐसे इधर ही 6 मतलब 12। यहाँ पर भी ऐसे इधर एक और इधर एक। और ये पूर्व और पश्चिम द्वार से है, मतलब ऐसे दरवाजे कितने हो गए? 4 और ये 12 मिलकर के 16 हो गए। 4 ये महाद्वार हैं और ये छोटे हैं। तो इस प्रकार ये 12 दरवाजे जहाँ से नदी निकलती है समुद्र में मिलती है, वहां पर वो तोरण द्वार है। यहाँ पर ये प्रभास वगैरह नाम आया था उसका, या मगध नाम के जाति के देव रहते हैं, अंतर जाति के देव विजय चक्र उस पर विजय प्राप्त करता है। और इधर ये वर्तन वगैरह नाम के थे। ऐसे नदियों के निकलने के 12 द्वार थे। 12 सदाराणी नदी न निगमन, नदियों के निकलने 14 नदियां हैं। तो ये 12 द्वार और पूर्व पश्चिम का एक द्वार, 2 द्वार, ऐसे 14 नदियां उसमें से लवण समुद्र में मिलती हैं। फिर पायार अंत भागे, वो जो प्राकार है यहाँ संपूर्ण जम्बूद्वीप को ये इधर प्राकार है पूरा विस्तृत। इस प्राकार के अंतर्भाग में यहाँ क्या है? आधा योजन का वन है, वन पूरा वेदिका के अभ्यंतर भाग में। वेदिजुदम जोयनद्ध वासवनम, उस वन को भी वेदिका है,
मतलब वो कठड़ा बोलते हैं उसको। हाँ, तो वो आधा योजन व्यास का वन है, वो वेदिका से युक्त है। और दारोन परिणितुर्यो विजय आदि दार अंतर्यम, द्वार से कम परिधि को चौथे भाग से भाग देते हैं तो विजयादि द्वारों का अंतर आता है। मतलब यहाँ पर, यहाँ ये विजय दरवाजा है और ये मुख्य दरवाजे यहाँ पर भी वो इंद्रदेव का निवास है, तो ये 4 दरवाजे हैं। तो यहाँ इस दरवाजे से इस दरवाजे का अंतर कितना है तो वो बता रहे हैं। तो जम्बूद्वीप की जो परिधि है, पूरी ये परिधि है ना, व्यास से त्रिकोणी से कुछ अधिक होती है। 3,16,228 योजन, इतने वो जम्बूद्वीप की परिधि है। उस परिधि में से इन 4 द्वारों के जो व्यास है वो घटा दो, तो चारों द्वारों के व्यास मिलकर के कितने होते हैं? 16 योजन। 4 योजन के हैं तो 16 योजन हो गया। तो 3 लाख क्या करना है? व्यास में से, जम्बूद्वीप के व्यास में से, जम्बूद्वीप का व्यास माइनस दरवाजों द्वारों का व्यास घटाना, और उसको 4 से भाग देना, क्योंकि 4 है ना, अंतर 4 आएंगे, 4 से भाग देना तो एक द्वार से दूसरे द्वार का अंतर निकल आएगा। इसको दीप व्यास कहो, जम्बूद्वीप का व्यास नहीं, परिधि कहो इसको, जम्बूद्वीप के परिधि बोलना चाहिए। योजनों में से घटाने पर जम्बूद्वीप की परिधि में से द्वार का व्यास घटाना है। तो ये परिधि कितनी है? 3,16,228 है, 28 है। द्वारों का उसमें 16 योजन कम करेंगे और उसको 4 का भाग देंगे, तो 16 कम हुए तो कितना हुआ? 3,16,212, 3,16,212, और उसको 4 से भाग दिया तो कितना है? 4 से 28, 4 से 28, 3 4 9 36, 4 9 36, 4 9 4 9 36, 0 0 4 5 20, 4 5 20, 4 3 मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना अंतर है? 79,79,053। फिर पुनः यहाँ से लेकर के इस दरवाजे तक अंतर कितना है? 79,053। फिर इधर के दरवाजे से लेकर के यहाँ तक 79,053 ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ तक 53। दार ऊण परिणितुर्य, इतने में सब बता दिया। दार ऊण मतलब दरवाजे से ऊण, परिधि का चौथा भाग, और विजयादि दार अंतर है, विजयादि द्वारों का अंतर है। इनके नाम विजय वैजयंता प्रयत्न। अब आगे लवण समुद्र का वर्णन करते। जम्बूद्वीप का वर्णन यहाँ पर समाप्त हुआ, कुछ बताना शेष नहीं रहा, पूरा बताया। अब लवण समुद्र के अभ्यंतरवर्ती जो पाताल है लवण समुद्र में, उन पातालों का वर्णन करते हैं। 896 नंबर आता है। लवणे दिश विदिशंतर दिशासु चौचौ सहस्रपायाला मच्छुदयं तलवदनं लक्षं दशमं तु दशमकम्। लवणे लवण समुद्र में, दिश विदिश अंतर दिशासु, पाताल कहाँ पर है? 4 दिशाओं में, 4 विदिशाओं में, और उसके बीच के अंतर दिशा में, मतलब दोनों के बीच में ऐसे पाताल है। कितने हैं वे? 4 दिशाओं में 4, 4 विदिशाओं में 4, और उसके बीच में 1000 है।
पाताल, हजार पाताल है। 1000 सब मिला करके 8 के बीच में आएंगे ना। जम्बूद्वीप पूरा हो गया। अपना जम्बूद्वीप से प्रयोजन नहीं से छोटा निकलती। जम्बूद्वीप छोटा, अब लवण समुद्र में बड़ा। तो यहाँ लवण समुद्र में 4 दिशाओं में और 4वीं दिशाओं में क्या है, पाताल है। तो यहाँ हाँ, ऊपर व्यास छोटा, फिर बड़ा, पुनः छोटा, या आकार रचना सबसे पाता है। 4 दिशाओं में, 4वीं दिशाओं में। पाताल किसे बोलते हैं? समुद्र में जो होते हैं ना, उसको पाताल नाम है। समुद्र के वो गहरे नीचे तक है भी, उसका सब बताएंगे। और फिर ये विदिशा में 4 है। आम्ही त्याच्यात 2-2 येणार एक-एकच के बारीक एक हाँ अंदर ना छोटे-छोटे दाखवायला पाहिजे। नहीं, यहाँ पर ये विदिशा में थोड़े इससे 10वां भाग है। ऐसे यहाँ पर ऐसे गोल निकलते हैं। ये गोल नहीं है, लेकिन ऐसे आखिर वाले तो निकलते हैं। मैं भूल गई उसको बताना था। ये 8 मुख्य हो गए। और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कितने पाताल है, सब मिलाकर के 1025 है। 1000 है। तो एक दिशा में कितने होंगे? 125 होंगे। 8 अंतर है। इन दोनों के बीच में 125 पाताल है। पुनः इन दोनों के बीच में 125, दोनों के बीच में 125। ऐसे मिलाकर के सब पाताल कितने? 1000। 4वीं दिशा के मतलब 1008 हो गए पाताल। भगवान के लक्षण 1008 होते हैं और पाताल भी 1008 है। उन पातालों का स्वरूप बताते हैं। तो पाताल लंकान ऐसे कहते हैं। यहाँ मनुष्य वगैरह नहीं, वो समुद्र में ही होते हैं पाताल। ऐसे वो खाली उसमें जल वो आगे बता रहे वो क्या होता है उसमें पाताल। नहीं, वो नहीं, वो भूमि तो उसके अलग है। जहाँ पर ये जो द्वीप के पर्वतों का गया है भाग, दिशा में विदिशा में, वो सब अलग आएंगे। ये भी द्वीप में ही होती है ये जो पाताल, ये भी द्वीप के अंदर ही। नहीं, ये लवण समुद्र में चल रहा है। लवण समुद्र में पाताल है। ऐसे जो पानी है ना लवण समुद्र में पूरा, उसी के बीच में ये 4 दिशाओं में, विदिशाओं में और उसके दोनों के बीच में ऐसे पाताल है। पाताल का स्वरूप बताया कैसे? हाँ, अभी बताया। अभी आ रहे पाताल मतलब गड्ढा समझो, एक ऐसे बता दे, ऐसा आकार का गड्ढा है पूरा। ऐसा वो नाले में नहीं रहते अपने ऐसे, ऐसा इधर से और ऐसा इधर से। समुद्र में नीचे तलहटी में जाने पर कहीं जमीन मिलेगी और बीच में ऐसे वहाँ जमीन भी नहीं और नीचे है, तो वो भाग को पाताल बोलेंगे जाता है। ऐसा लगता है। समुद्र की तलहटी में जाकर जहाँ रत्न वगैरह रहते हैं, उसमें भी बीच में ऐसी जगह है जहाँ और गड्ढे हैं, पानी है। नहीं, वो तो वहां तक बता रहे हैं ना, अभी रत्न प्रभा पृथ्वी के पूरा गड्ढे तक पाए है। 1 लाख योजन के वहां तक पूरा नरम जहाँ लगेगा ना, वहां तक पाता नहीं। उसकी गहराई इतनी है। अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं इसमें।
तो कितनी संख्या बताई? 4 दिशा में, 4 दिशाओं में और बीच में 1000। अब दिशा संबंधी जो पाताल है, ये दिशा संबंधी पाताल, इनकी ऊंचाई कितनी है? 1 लाख योजन। 1 लाख योजन कहाँ से लाएंगे? इसलिए वह प्रश्न भी किया है विशेषार्थ में, पातालों की 1 लाख योजन की गहराई किस प्रकार संभव है? कहीं रत्नप्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी है, और जिसमें 80,000 योजन मोटे अबहुल भाग को छोड़कर, अबहुल भाग में नरक है, उसको छोड़ करके ऊपर जो खर भाग और पंख भाग है वहां तक पाताल, पातालों की गहराई, तो वो पाताल ऐसा गया हुआ है, मतलब वैसे गड्ढा ही है समझो पाताल मतलब ऐसे इस आकार का गड्ढा है, ऐसे नीचे खोल फिर ऊपर और ऐसा मिला हुआ, तो वो पाताल है 1 लाख योजन गहरा। अब उसमें मुख व्यास उसका, ये तल व्यास और मुख व्यास, जो नीचे पानी गया है वो तल व्यास और ऊपर जो आएगा वह मुख व्यास। तो वो जो तल व्यास और मुख व्यास समान है, वो ऊंचाई की अपेक्षा से 10वां भाग है। जितनी ऊंचाई उस पाताल की, उसका 10वां भाग उसका इधर मुख और तल व्यास आएगा दोनों में। तो ये ऊंचाई कितनी है? 1 लाख योजन है। तो 1 लाख योजन को 10 का भाग देंगे तो कितने आएगी गहराई उसकी? मुख्य व्यास कितना आएगा? 10,000 आएगा। इसको 10 का भाग देंगे तो एक निकल जाएंगे, तो 10,000 आएंगे। मतलब पहले जो दिशा संबंधी पाताल है उसका ये मुख्य व्यास और तल व्यास ये कितना है? 10,000 योजन है, और उसका ऊंचाई भी 1 लाख योजन, और यहाँ बीच में व्यास कितना होगा? 1 लाख योजन। बीच में जहाँ आएगा वहां पर 1 लाख योजन व्यास है, इधर 10,000 और इधर 10,000 योजन है इसका व्यास। इधर मतलब ये नीचे है, ऐसा वो ऐसा आड़ा निकाला है, लेकिन वो गहराई में है नीचे, मतलब ऊंचाई गहराई में आएगी उस पाताल की। 10,000 योजन मतलब कितना बड़ा होता है? 1 लाख योजन नीचे, मतलब वो उतने जम्बूद्वीप की जितने व्यास है उतना हो गया। और उसके बाद जो विदिशाओं में पाताल है उसकी कितने हैं? ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई और व्यास कितना है? तो इसका भी 10वां भाग, जो दिशागत है उसका 10वां भाग इसकी व्यास ऊंचाई है। इसका 1 लाख योजन व्यास है तो इसका 10,000 योजन व्यास है। तो ये 10,000 योजन इसका मध्य व्यास है, 10,000 योजन इसकी लंबाई है, और इसका मुख्य व्यास और तल व्यास, ये मुख्य व्यास और तल व्यास कितना होगा? तो वो उसका 10वां भाग, मतलब 1,000 योजन। 1,000 योजन का ये तल व्यास और 1,000 योजन का मुख्य व्यास है। बीच का 10,000 योजन है, ऊंचाई भी 10,000 योजन है। ये विदिशा नहीं, विदिशा के। अब उसके जो बीच में आएंगे दोनों, हाँ, ये उस अंतरालगत जो आएंगे वो इसका भी 10वां भाग। तो इसकी ऊंचाई जो है यहाँ, ये जो पाताल है उसकी ऊंचाई वो 1,000 योजन होगी। बीच का व्यास 1,000 योजन और उसका मुख्य व्यास उसका 10वां भाग, तो 1000 का 10वां भाग मतलब 100 हो जाएगी। 100 योजन उसकी 100 योजन 1000 और 100। हाँ, 1000 पहले 1 लाख योजन 10,000 योजन, ऊंचाई 1 लाख योजन, मध्य व्यास 1 लाख योजन, और इसका मुख्य व्यास और तल व्यास 10,000 योजन। अब इसका जो मुख्य व्यास तल व्यास है वो इसका बीच का व्यास होगा, मध्य व्यास 10,000 योजन। फिर इसका मुख्य व्यास व तल व्यास इसका 10वां भाग 1,000 योजन। फिर इसका जो बीच अंतरालगत जो है वो इसका भी 10वां भाग है। तो इसका जो ऊंचाई होगी वो 1,000 योजन और मध्य व्यास 1,000 योजन और मुख्य व्यास और तल व्यास 100 योजन होगा। इतना सा अपन निकल रहे, लेकिन ये 1,000 योजन भी बहुत बड़ा होता है। अत्यंत बिंदू 25 बिंदू 500 रुपये आता आगे इसका ऐसे जो 1 लाख योजन का वो गड्ढा है, तो इसका मतलब कि उसको भाग करता हुआ वो समुद्र से ऐसा कोई परकोटा के ऐसे वज्र की दीवार के, हाँ वो रहती है ना, वो वज्र में दीवार रहती है इसकी,
पता है ना, वज्रमय कुंडों से संयुक्त है, सर्व पाताल गोल। ये ऐसा निकाल तो भी वो गोल गोलाकार लेना, बीच का व्यास बड़ा होगा, नीचे का छोटा, लेकिन ऐसा अपन गोल वो निकालते हैं ना, फिर वो बढ़ता है, जो बजाने का होता है, तो मृदंग, मृदंग मृदंग के आकार का ढोल, ढोल होता है ना उसके आकार का, ऊपर नीचे समान होता है, एक साइड से थोड़ी छोटा होता है, एक साइड से थोड़ी बड़ा। यानी मृदंग जो होता है दोनों साइड से बराबर रहता है, बीच में बड़ा रहता है। जैसे अपन इसका लोर का आकार बताते हैं ना, लोर का आकार, लोर का आकार, लेकिन ये गोलाकार है ऐसा। ये हो गया ना इसमें। मध्य उदयम तलवदनम लक्कम दशमम तो दशमकम, वही बताया मैंने, इतने संक्षेप में बता दिया कि मध्य व्यास ऊंचाई और कितना है लाख, और तल व्यास और मुख व्यास कितना है उसका 10वां भाग, और बाकी के जो पाताल है वो उसके भी 10वें भाग है, ऐसा लगा। तो तीनों पातालों का स्वरूप बताया। अब आगे उस दिग्गत पाताल जो है उनके नाम क्या है और उनका कितना भाग है वो बताएं। 897 नंबर गाथा है। वडवामुहं कदम्बक पायालं जुवकेसरं वट्टा पूवादिवज्रकुट्टा पणसयवाहल्लदसमकमा। उनके 4 दिग्गज जो पाताल है उनके नाम बताए। इधर है वो बड़वानल पूर्व दिशा में, एक कदम्बक और एक पाताल ही नाम है इसका, और इधर जो पाताल है इसका नाम है यूपकेशर, यूपकेशर, ये उनके नाम है पूर्वादि दिशा संबंधी पाताल उनके। और सर्व पाताल कैसे हैं? पूवादि वज्र कुड्डा, वज्रमय कुड्ड है, माने वो नीचे उसके कुंड होगा और उसमें ये पाताल होगी। दिग्गज पाताल जो कुंड है उसका कितना है? बाहल्य दशम कमा, कुंडों का बाहल्य 10वां भाग है। पहले दिग्गज का 500 का बताएंगे। पूवाड़ी वज्र, हाँ पणस है बीच में ना, पणस है जो पूर्व दिशा में है वो पाताल, या चारों दिशा में जो पाताल है उनका जो कुंड है उसके नीचे कुंड है, कुंडों का बाहल्य उसका मोटाई इतने 500 योजन है। बाहल्य में ऐसे जाए मोटाई लेनी पड़ेगी, ऊंचाई जैसे लेना पड़ेगी। हाँ, और विदिशा के जो है उसका 10वां भाग है, मतलब इसके नीचे कुंड उसका रिश्ता नहीं बताया मैंने कैसे है वो कुंड है 500 योजन, और ये इसका जो कुंड है वह उसका 10वां भाग मतलब 50 योजन, और इसका जो है वह नहीं इसका 5 योजन हो जाएगा, 500 योजन 50 योजन और 5 योजन, 10वां भाग उसके कुंडों का बाहल्य है। इसलिए कुंडों का कुछ कार्य नहीं, मतलब ये नहीं बताया मैंने स्वरूप ऐसा, मतलब वो कुंड मतलब उसके उसमें ही वो पाताल होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। कुंडों के नीचे का व्यास कितना बताया? 10,000, और इसका कुंड का 5 योजन, 5 योजन में 10,000 योजन का व्यास आ जाएगा। इसका ये प्रमाण है 10,000 योजन, और इसके नीचे कुंड से सहित ऐसा कहा, लेकिन कुंड मतलब क्या वो नहीं बताया, वो 5 योजन का व्यास है उसका, ऐसा बताया। चार्ट में भी कुछ नहीं पता, तो उसको कैसे जमाएंगे? वो कैसे जमेगा? इसकी मोटाई है 500, 1000 यूं है और यूं 500। कौन? ये कुंड भीम जो उत्कृष्ट कुंड है बड़े वाला, वो तो ये पाताल है। हाँ, लेकिन उस पाताल जो है कुंडों से युक्त ऐसा बता रहे ना, सर्व पाताल गोल और वज्रमय कुंडों से संयुक्त है। हाँ ठीक है। तो ये वाले बच्चे कुंडा, ये कुंड ऐसे जो आकार है वही कुंड ने उसका बाहल्य अलग से बता रहे ना, 500 योजन उसका तो सब बताए ना, नीचे ऊपर का व्यास और बताए, फिर वो कुंडा अलग से बता रहे हैं।
तो मुझे ऐसा लगा कि वो कुंड पर ही पाताल सर्व है। कुछ गोला ही खायचं। तो फिर और 500 योजन नीचे जाना पड़ेगा। अब इसका 1 लाख योजन गहराई है तो और 500 योजन नीचे कहाँ जाएंगे, या उसके ऊपर होंगे कुंड? 500 योजन उसके ऊपर हो सकते हैं। ऊपर आकृती में भी दिखाया नहीं दिखाया बापूने उन्होंने। म्हणलं ना तर त्याचं योजन म्हणजे हे घ्यायचं का व्यास? सरल पाताल गोल और वज्रमय कुंडों से संयुक्त है। हा. दिशा संबंधी पातालों के कुंडों का बाह्य 500 योजन और उनके विधिगत पातालों के कुंडों का बाह्य 10वें भाग में 50 योजन और इनसे भी अंतर्दिग्गत पातालों के कुंडों का बाह्य 10वां भाग मतलब 5 योजन। ऐसा ते होगा। गोला ही असलं तरी 10,000 की 500 चौड़ाई में है, हा गोला ही. 10,000 की चौड़ाई में है, यदि 500 का कुंड है एक, तो उसमें तो कोई बाधा नहीं आएगी। मतलब कहाँ है कुंड? बिल्कुल नीचे, उसके नीचे सबसे नीचे। क्या करेंगे कुंड? वो 1 लाख योजन की तो इसकी ऊंचाई बोल रहे रत्न प्रभा पृथ्वी तक 1 लाख की है ना नीचे, हाँ। तो कुंड नीचे ही होगा बिल्कुल, कोई बीच में अधर में कुंड नहीं मिलेगा। है नहीं, लेकिन नीचे फिर वो बोल बाग में जाना पड़ेगा फिर। नहीं उसी की सतह पर आ जाएगा ना, हाँ? उसी की सतह पे। वो पातालों की सतह पे। हाँ नीचे की सतह पे आ जाएगा 500 योजन का कुंड। 10,000 है नीचे की सतह है। हाँ 10,000 योजन वो है। तो ऐसा बड़ा पाताल हो गया है। हाँ। अब कुंड का होगा उसके इसके अंदर भीतर। इसके बीच में कहीं भी होगा। नहीं भीतर वो पाताल तो अभी ये पैक है ना ये सब हाँ। गड्ढे। वो तो पाताल जो है उसमें तो वायु जल वगैरह भरे हुए ऐसा बोल रहे हैं। तो कुंडों का क्या समझ में नहीं कि कुंड कहाँ पर है वैसे। उसके अंदर भीतर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, कुछ ऐसा उन्होंने खाली संयुक्त ऐसा बताया कुंडों ते से। चित्रात तो अपन कुंड मतलब क्या कहते हैं, ऐसा कुंड जैसा होता है ना गोल आकार। ते मधलं जे काय आहे की नाही मधलं ते त्याची गोलाई असेल ते 500 योजन गोलाई आणि ते वरच्या बाजूला असेल की ते 50 योजन. प्रश्न चाले थे कुंड कहाँ पर है? वो पातालों के नीचे है, ऊपर है या बीच में है? नीचे कहाँ पर है वो? ठीक है, देखते आएगा तो। 1000 योजन नीचे आहे. तो ये सभी कुंड गोलाकार और वज्रमयी है ऐसा कहा। इसमें कुछ नहीं दिया है। विगत पाताल कुंडों का इसकी लंबाई ऊंचाई पता है। अब इस पाताल के बीच में क्या है? वायु और पानी, ये दोनों भरे हुए हैं। उसका कितने में पानी है, कितने में वायु है, ये बता रहे हैं। पर पाताल पाताल खाली सुनते थे। लंका में पाताल में ऐसा बोलते हैं ना, कहते थे। लेकिन वो पाताल तो इसमें तो कोई मनुष्य नहीं होते हैं इसमें। आणि पाताळ म्हणजे तर भुवन असल्यानंतर पण शेतच राहतात. नहीं ये तो पाताल में थोड़े रहेंगे वो। आता पाताल में तो ये जल और वायु भरी हुई है ना उसमें। अबुल भागाच्या वरती नाही तर ते समुद्र. वो उनके निवास अलग होंगे, लेकिन इस पाताल में उनके निवास नहीं होंगे ऐसा मुझे लगता है। आगे देखते हैं और क्या। भूमीतच आहेत की. कुबक भूमि है, पाताल छोड़कर अलग से है कुबक भूमि। अंतर्दीपज होती है। हाँ। अंतर्दीपज। हाँ। ज्यादा बीच में पहाड़ होते हैं जैसे। अब आगे बता रहे इसमें पातालों में क्या है वो बता रहे। हेट्टुवरे मतीय भागे नियतम पादम जलम तुमाचम्मि जलवादम जलवट्टी किन्ने सुक्केयवादस्स। हेट्ट उवरे मतीय भागे, नीचे के और ऊपर के त्रिभाग में, नियतम वादम जलम, नियत रूप से नीचे के भाग में वायु है और ऊपर के भाग में जल है, और मध्यम में जलवादम, बीच में जल और वायु दोनों है, दोनों मिक्स है, मिश्र है। और जलवड्डी किन्ने सुक्केय वादस्स, किन्ने मतलब कृष्ण पक्ष में जल की वृद्धि होती है, वह पानी बढ़ता है, वायु कम होता है। और शुक्ल पक्ष में वायु बढ़ती है और जल की हानि होती है, वायु की वृद्धि होती है। बीच में मिक्स है ना। यहाँ पर खाली नुसतं वायू आहे, खाली नुसतं वायू आहे, मध्ये जल आणि वायू दोन्ही आहे आणि त्याच्यावरती नुसतं जल आहे. हाँ तो ये तो यहाँ पर ये 3 भाग करेंगे इसके, 1 2 3। तो इस त्रिभाग में क्या है? वायु नीचे की, और ऊपर के त्रिभाग में क्या है? जल। और यहाँ बीच में कृष्ण पक्ष जब होता है
तो क्या होता है यहाँ पर कृष्ण पक्ष में जल की वृद्धि होती रहती जाती है, वायु कम होता है और जल बढ़ता जाता है। और शुक्ल पक्ष आएगा तो इसमें जल की हानि हो जाएगी और वायु बढ़ जाएगी, तो इसलिए वो नीचे आएगा समुद्र, वो हानि भरती होते बोलते ना, जैसे अपन बोलते हैं समुद्र के नीचे ज्वालामुखी है तो वो पानी ये होता है, तो यहाँ पर तो वो वायु और उसकी वृद्धि हानि होती है। तो इसलिए अभी आएगा आगे लवण समुद्र में अमावस्या के दिन वो लवण समुद्र जो है उसकी नीचे आता है, शुक्ल पक्ष होने के बाद वो उसकी वृद्धि होती है, वो दोनों आएंगे। तो यहाँ पर ये जो पाताल है इसमें ही वो क्या होता है, और कृष्ण पक्ष में जल बढ़ता जाता है और वायु कम होगा, और शुक्ल पक्ष में वायु बढ़ेगी और जल कम होगा, जल की हानि होगी। इस प्रकार ये बता रहे हैं। तो ये 3 भाग करना है इस पातालों की, 3 भाग करने के लिए 3 से भाग देना पड़ेगा ना। तो पहले जो विदिशा दिशागत है ये पाताल, इसकी ऊंचाई कितनी बताई थी? 1,00,000 योजन। पूरी रत्नप्रभा पृथ्वी के 2 भाग, घर भाग और पंख भाग, तो ये 1,00,000 हुए। 1,00,000 योजन जो है इसके 3 भाग करना है। 3 का भाग दिया तो कितना है? 3 तिया 9, पुनः 1 रह गया, 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 3 तिया 9। फिर 3 कितने शेष रहेंगे? 1 शेष रहेगा, तो 1/3, 1/3 तो 33,333, एक नीचे का भाग, बीच का पुनः उतना ही 33,333, ये ऊपर का भी 33,333 भाग पाताल के। तो इसमें तो ये वायु से भरा है, जल से भरा है, और ये बीच जो है वो उसमें हानि वृद्धि होती है। ये दीर्घत पातालों का हुआ। ऐसे ही विदिशागत पाताल है, उसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी 10,000 योजन है। तो इसका 3 भाग करेंगे तो इसका 1 कम हो जाएगा, 3,333 सही 1/3। और ये जो बीच के अंतरालगत है वो कितने योजन के हैं? 1,000 योजन के हैं। तो उसका 3 भाग करेंगे तो 333 सही 1/3। ऐसे 3 भाग होंगे, एक भाग इतने का होगा इसमें। ये वायु नीचे ना वही ऊपर बढ़ती जाती होगी, और ये पानी नीचे वो नीचे वैसा आता होगा। जल की वृद्धि और वायु की वृद्धि कैसे होती है? अब आगे बताते हैं उसके हानि वृद्धि का प्रमाण बता रहे हैं कितना है। तम मध्यमतीय भागे लवण सिंहाचरम पणसहसेय पन्नरदिने भजिते दिन जलवाद वड्ढी जलवड्ढी। तम मध्यमतीय भागे, उसके मध्य के 3 भाग में 3 भाग में लवण सिंहा चरिम पणसहसेय, उसकी जो लवण की शिखा है, मतलब लवण समुद्र की ऊपर का भाग शिखा, वो कितना है? 5,000 योजन। लवण समुद्र 5,000 योजन बढ़ता है और 5,000 योजन घटता है, ऐसे हानि वृद्धि उसकी चलती रहती है। जब वो शुक्ल पक्ष में है तो 5,000 योजन की वृद्धि हुई, फिर पुनः कृष्ण पक्ष में उसकी 5,000 योजन की हानि हो जाएगी। तो वो सब बता रहे हैं इसमें। चरिम पणसहसे, लवण समुद्र की शिखा वो 5,000 योजन है, और पन्नरदी ने ही भजिते, उसको 15 दिनों से भाग दो, तो एगे दिन जलवाद बढ़ती जलवड्ढी। 15 दिनों में इतना बढ़ता है 5,000 योजन, तो एक दिन में कितना बढ़ेगा? ऐसे त्रैराशि करेंगे तो एक दिन की वृद्धि का प्रमाण आएगा। जल लवण समुद्र का जो जल है वो 15 दिन में कितना बढ़ेगा? 5,000 योजन। इसके
10,000 योजन है। बराबर है ना? 15 दिन में 5,000 तो एक दिन में कितना? 2,222 2 पूर्ण 9 मेरे पास पहले उसमें निकाला है जो दिक्कत पातालों का मध्यम त्रिभाग है ये, इसका जो व्यास है, इसमें 15 दिन में कितनी वृद्धि होती है वो निकाले हैं। तो वहां पर वायु या जल की वृद्धि कितनी होती है, एक एक दिन में कितनी होगी, 15 दिन में कितनी होगी, 33,333, तो एक दिन में कितनी होगी, तो उसका भाग दिया 15। हाँ। दिग्गज पातालों का मध्यम त्रिभाग है 33,333 और 1/3 है। तो इसमें 15 दिन में इतनी वृद्धि होती है, जल और वायु की वृद्धि होती है, तो 15 दिन एक दिन में कितनी होगी, तो उसके लिए 15 का भाग दिया। 15 के 15 दूनी 30, फिर 3 बचेगा, पुनः 15 दूनी 30, पुनः 3 बचेगा, 15 दूनी 30, पुनः 3 बचेगा, 15 दूनी 30, फिर कितना रह गया, 3 रह गया ना शेष। 3 से 1/3 को वापस 15 से भाग देंगे ना, 10/3 हो गया हमारा। 3 सही 1/3 रह गया और इसको 15 से भाग देना है, तो 3 3 9 1 10/3 10/3 3 19 15 10/45 हो गया। बराबर। अब इसका भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 9 45, तो 2,222 योजन और 2/9, मतलब एक एक दिन में। पातालों के जो मध्यम त्रिभागों में नीचे जो पवन और जल है, इसलिए वो प्रत्येक दिन में इतनी वृद्धि होगी दिग्गज पातालों जल और वायु की वृद्धि। और विधिगत जो पाताल है उसका जो मध्यम त्रिभाग है वो कितना है, इसका एक एक कम आ जाएगा, 1/3 है। तो इसको 15 का भाग देंगे तो 222 सही 2/9 आएगा। और जो अंतरालगत पाताल है उसके 333 सही 1/3 उसके मध्यम त्रिभाग है, उसको 15 का भाग देंगे तो मतलब 15 दिन में इतनी वृद्धि होती है, तो एक दिन में कितनी, ऐसा निकालना है, तो 22/2, मतलब प्रत्येक दिन में इसमें जब कृष्ण पक्ष रहेगा तो जल कितना बढ़ता जाएगा, कृष्ण पक्ष में जल की वृद्धि बताई ना इसमें, तो इसमें जल कितना बढ़ता जाएगा, इस मध्यम पाताल दिग्गज पाताल है तो उसको 2,222 योजन तक बढ़ेगा एक ही दिन में, दूसरे दिन और उसमें बढ़ेगा, तीसरे दिन और बढ़ेगा, पूरा जल में हो जाएगा। पुनः वो कुछ शुक्ल पक्ष आएगा तो उसमें जल की हानि होगी और वायु बढ़ेगा, वायु जो है ये ऊपर ऊपर जाएगा, ये ऊपर ऊपर जल निकल जाएगा, फिर इसमें वायु भरेगी, वायु की वृद्धि होगी, वो इतनी होगी, इसमें वायु की वृद्धि भी कितनी होगी, प्रत्येक दिन में 2,222 से 2/9 योजन, मतलब पातालों में इस मध्यम भाग में वायु और जल की वृद्धि ऐसी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये वायु की वृद्धि होगी ना, तो ये जल ऊपर ढकल दिया ना, तो वो ऊपर और इधर नीचे जल भरने लगेगा तो वायु कम हो जाएगी, तो वो जल नीचे आ जाएगी, ऊपर का जो जल है ना लवण समुद्र का। इसलिए जब पूर्णिमा आती है तो उसकी पूरी भरती आती है, और जब अमावस्या आती है तो वो नीचे हो जाता है समुद्र, और उसका आधार ये जो पाताल है ना वो पाताल है, पाताल है। ऐसा अपने भी ऐसा होता है, तो ऐसे ऐसी कोई रचना होती होगी, होता है ना, वो नीचे बोलते हैं ना
कितने ज्वालामुखी वगैरह सब है, और इसमें अपने जमीन में भी सब, इसलिए तो भूकंप आते हैं, सुनामी लाट आती है, ये सब नीचे के इससे ही होता है। ऐसे आदमी वगैरह बढ़ जाते हैं नीचे का, वायु वगैरह घूमती है। तो इसलिए पातालों के मध्यंतरीय भागों में नीचे पवन और ऊपर जल है। अतः कृष्ण पक्ष में प्रत्येक दिन पवन के स्थान पर क्या होता जाता है, जल होता जाता है, और शुक्ल पक्ष में प्रत्येक दिन जल के स्थान पर वायु होती जाती है। तो इसलिए वायु से वो जल ऊपर बढ़ जाता है, और जल भरने लगते हैं तो वो नीचे आ जाता है पानी पर। मतलब वायु बढ़ेगी तो यह नीचे से ऊपर बढ़ेगी, जल बढ़ेगा तो ऊपर से नीचे आएगा, ऐसे होगा। अब ये समझो कि इसमें कृष्ण पक्ष में ये जल बढ़ गया और पूरा अमावस्या तक ये पूरा जल से भर गया, तो पुनः क्या होने लगेगा, इतनी वायु जो है 2222 योजन इतनी ये वायु इसमें भरेगी, तो वो जल उतना ऊपर आ जाएगा। पुनः दूसरे दिन उतना वायु ऊपर आ गए तो उतना जल ऊपर जाएगा, ऐसे हो जाएगा उसमें। समुद्र में ही है ना ये पाताल, तो उसमें वो जल की वृद्धि और वायु की वृद्धि होती जाती है। तो फिर वो जल और वायु के लिए जगह कहाँ मिलती होगी फिर? वही लवण समुद्र बढ़ गए ना, इसलिए लवण समुद्र में जल की वृद्धि हो गई। किस कारण से हो गई? इन पातालों में ये वायु की वृद्धि हुई, तो ये ऊपर जल ऊपर आ गया वहां लवण समुद्र में 5000 योजन ऊपर गया हुआ। वही 5000 योजन का भी निकालेंगे आगे, प्रत्येक दिन में वहां पर कितना बढ़ेगा, ऊपर समुद्र कितना बढ़ेगा उसका प्रमाण अलग। ये पातालों के बीच में वायु कितनी बढ़ेगी और जल कितना बढ़ेगा उसका प्रमाण निकाला कि 15 दिन में पूरा ये वायु से भरेगा, 15 दिन में पूरा जल से भरेगा। इसलिए मिश्र यहाँ पर पाताल मतलब पृथ्वी होती है वहां पर बीच में, जल के बीच में। नहीं, ये पृथ्वी नहीं, ये गड्ढा है ऐसा, इतना 1 लाख योजन का ऐसे आकार वाला, ये मृदंग के आकार वाला, ऊपर और नीचे मुख्य व्यास और ये छोटा और ये बीच का मध्यम व्यास बड़ा, ऐसे जैसे अपना उर्दू लोग का आकार है ना ऐसे, और एक लेकिन गोलाकार है ऐसा। तो ऐसा एक गड्ढा ही है बीच में, संपूर्ण लवण समुद्रों के बीच में ऐसे 4 और वो 4 पाए नीति 1000 ऐसे बताए गड्ढे। और इसमें 3 भाग है, एक में वायु भरा हुआ है, एक में ऊपर में जल भरा हुआ है, बीच में जो है कभी जल रहेगा कभी वायु रहेगी। शुक्ल पक्ष में उसमें वायु रहेगी, और कृष्ण पक्ष में नहीं, कृष्ण पक्ष में समुद्र नीचे आएगा ना, तो जल भरेगा, और वायु शुक्ल पक्ष में वायु भरेगा। शुक्ल पक्ष में वायु बढ़ती जाती है ना, और कृष्ण पक्ष में इसमें जल भरता जाता है। तो इसलिए वो समुद्र के ऊपर जल आ जाता है शुक्ल पक्ष में, 5000 योजन ऊंचा उठ जाता है पानी, फिर पुनः कृष्ण पक्ष में 5000 योजन नीचे जाता है। मतलब मूल अभी लवण समुद्र की बताएंगे 11,000 योजन उसका समतल है लवण समुद्र का, और जब बढ़ता है तो 5000 योजन बढ़ता है तो 16,000 योजन हो जाता है। ये पाताल लंका वगैरह कहते हैं, वो ऐसे पानी के अंदर नीचे भवन रहते हैं। नहीं, ये लंका मैं समझ गई, वो बीच में पद्म पुराण पढ़ते थे हाँ, वो पाताल कहीं दूसरे होंगे, लेकिन ये लवण समुद्र में नहीं है, वो वहां से मनुष्य वहां नहीं जा सकता, रह नहीं सकता इधर। ये तो ये विजयार्थ पर्वत के बाजू में कहीं उनके वो है लंका वगैरह, क्योंकि विद्याधर थे ना, और विद्याधर उनके नगर विजयार्थ पर्वत को बताए हैं। उसकी श्रेणियां हैं विजयार्थ पर्वत की, उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी, वहां पर वो उनके 500 कितने नगर बताए, 50 नगर, 60 नगर, 55 नगर, ऐसे 3 आए थे ना। विजय क्षेत्र के अलग और भरत और ऐरावत क्षेत्र के, एक बाजू में 50 और एक बाजू में 60 ऐसे बताए थे नगर विद्याधर्म के। असं पण वाचायला मिळते दक्षिण दिशा में लवण समुद्र चालू है, दक्षिण दिशा में ते राक्षस द्वीप, जे गंधर्व उन्होंने दिया था, व्यंतर उनका स्वामी था, उन्होंने वो उनके परदादा को दिया था, रावण के परदादा को, राक्षस भी। तो इसलिए उनका राक्षस वंश पड़ा है। हाँ, इसलिए तब से वो राक्षस बने। माली सुमाली का स्थान अपने को अभी सब पता नहीं है। माली सुमाली थे ना, उनको दिया सुमाली।
अभी यह क्या हुआ कि इस दिग्गत पातालम के मध्यम भाग विधिगत पातालम के निकाले, तो यहाँ दिग्गत पातालम के हर दिन की वृद्धि 2222 योजन जल बढ़ेगा या वायु बढ़ेगा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अनुसार। ऐसे जो विधिगत पाताल होंगे उसमें 200 हर रोज 222 योजन तक वो जल बढ़ेगा या वायु बढ़ेगी। कृष्ण पक्ष है तो जल बढ़ेगा, शुक्ल पक्ष है तो वायु बढ़ेगी। ऐसे यहाँ पर जो अंतराल में है उसमें भी हर रोज 22,022 योजन 2/9 इतने जल और वायु की वृद्धि होगी, ये निकाला। अब लवण समुद्र में समभूमि से ऊपर जो जल राशि है वो उसका नाम क्या है? शिखा। शिखा भी आया था ना। शिखा मतलब क्या कि जो समभूमि है उससे जितना ऊपर उठता है जल उसको शिखा नाम दिया है। और इस शिखा के 5,000 योजनों को और हर रोज कितना ऊपर उठेगा लवण समुद्र, ये पातालों की जल और वायु की वृद्धि बताई। लवण समुद्र 11,000 है और 5,000 योजन कितने दिन में होता है? 15 दिन में होता है। तो एक दिन में उसमें कितनी वृद्धि होगी, ऐसा प्रमाण निकालेंगे। 15 दिनों में प्रमाण राशि क्या? 15 दिनों में फल राशि कितनी वृद्धि होती है? 5,000 योजन। तो पूरा शुक्ल पक्ष में 5,000 योजन ऊपर उठता है जल, तो एक दिन में कितने पड़ेगा? एक दिन में कितनी वृद्धि होगी? 5,000 योजन को 1 से गुना करो और 15 से भाग दो। तो 15 से भाग देने पर कितना आएगा? 15 तिया 45, 5 रह गया, 15 तिया 45, पुनः 5 रह गया, 15 तिया 45, पुनः 5/15 मतलब वही आया, 1/3 हो जाएगा। 333 योजन हर रोज लवण समुद्र ऊपर उठेगा और 1/3 हर रोज, और 15 दिन में 5,000 योजन ऊपर आएगा। तो यहाँ नीचे का प्रमाण बताया। जम्बू द्वीप के जो परकोटा है, यदि 1,000 योजन ये ऊपर उठेगा, ये 5,000 योजन समुद्र से आने पानी, तो जम्बू द्वीप में पानी आएगा। लेकिन परकोटा कितना बताया? वो तो कम ही बताया ना। परकोटे की ऊंचाई कितनी बताई थी इसमें? थोड़ी बताई थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है बीच में ज्यादा उठेगा। हाँ, बीच में ज्यादा उठेगा, किनारों पे नहीं आएगा। वो ऐसा पानी का अभी आएगा सब पूरा। वो अपने सरसों भरे। अच्छा, शिखा है ना? शिखा है ना, सरसों भरे की ऐसे ऐसे शिखा। और ऐसे ये ओड़ा बोलते ना, वैसा है ये लवण समुद्र, पूरा घेरा हुआ, ऐसा पूरा नहीं है, पूरा नहीं है, ऐसा गोलाकार गोलाकार है ना, गोलाकार है ये बस। तो ये जल ऐसा नहीं रहेगा, एक ऐसा ऊपर उठेगा। यहाँ पर ये 2 लाख योजन का व्यास होगा, और ऊपर 2 लाख योजन का नहीं होगा उसका व्यास, वो तो बहुत कम हो जाएगा, उसका कम होगा। तो कैसे कम होता है? लेकिन पानी ऐसा कैसे देता है? उसका ऐसा कुछ होना चाहिए ना, नाल उसकी नाल, वो मुझे समझ में ऐसे तरंग उठती है ना एकदम। हाँ, तो तरंग जो उठेगी तो वो इस तरह से कोनिकली कोण के अनुसार ही उठेगी, वो पूरा नहीं उठेगा एक साथ। है ना। अभी लवण समुद्र 11,000 योजन तक उसका व्यास कितना रहेगा? सतह 11 योजन है। हाँ, तो 11,000 योजन तक भी समान नहीं बताया। हाँ, 2 लाख योजन का व्यास नहीं है। 11 योजन तो सतह ही है ना वहीं तक, तो उसके ऊपर तो 5,000 16,000 की है ना उसको। लेकिन वो अभी ये सब आगे आएगा। 11,000 योजन जो है वहां तक भी 2 लाख योजन व्यास नहीं है। अच्छा, और कम किया उसको। नीचे से व्यास कम होता हुआ आया है, ऐसा ही है सब लवण समुद्र। ऐसे एक साथ समान नहीं है ऐसे। हाँ, ऐसे जो पाताल जैसे ऐसा हुआ ना, ऐसे लवण समुद्र भी उसका व्यास कम होता गया। इसलिए अभी मैं आज पढ़ रही थी, अभी उस समय बोला था कि चंद्र सूर्य पानी में से जाते हैं लेकिन पानी को नहीं छूते। इस जम्बूद्वीप के लवण समुद्र ऐसे हमने आज लगा पढ़ने पर, वो जो लवण समुद्र के सूर्य है वो तो पानी में से जाएंगे, पानी में से। हाँ, मतलब पानी में है वो।
लेकिन अपने जो चंद्र सूर्य जम्बूद्वीप के जो जाते हैं लवण समुद्र पे, ये पानी में नहीं छू सकते। वो उसका शिखा की वजह से वो इधर ही रह जाएंगे। हाँ, इधर ही रह जाएंगे। वो ऐसा भी थोड़ा महीना भी पूरा पढ़ा नहीं थे, थोड़ा सा। और लवण के जो चार हैं, अपन जो बोलते थे वो गलत, वो पास गया उधर लवण समुद्र में, लेकिन जल के पास, लेकिन कितनी दूर है वो निकाल गए, अभी आगे निकाल शिखा की वजह से पूरा बनेगा। गिरे थे ना, कितनी दूरी पर है कितनी दूरी पर चंद्र और सूर्य वो निकालेंगे आगे। अब इतना जो है वो निकाल करते जाते हैं ना। तो लवण समुद्र में समभूमि से जल स्वाभाविक की ऊंचाई कितनी, उसकी 11,000 योजन है, और शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन वृद्धि होकर के 333 से 1/3 योजन की वृद्धि हो जाएगी। फिर पूर्णिमा के दिन कितनी बढ़ जाएगी, एक साथ 5,000 योजन बढ़ेगी, तो 16,000 योजन ऊंचाई उसकी 15 दिन में बढ़ेगी ना। हाँ, और कृष्ण पक्ष में वापिस हर दिन 333 योजन से 1/3 घटती जाएगी उसकी ऊंचाई। इस प्रकार 15 दिन में पूरा वापिस 11,000 योजन तक आ जाएगा जल की ऊंचाई। अमावस्या को पूरी उसकी ओहोटी हो जाएगी, और पूर्णिमा को उसकी भर्ती हो जाएगी, तो 16,000 योजन ऊपर उठेगा। तो वही यहाँ पर वो वापिस निकाला है, क्यों पता नहीं, कि 15 दिनों में हानि चाहिए का प्रमाण 33,333 से निकाला है इसमें। तो अपन तो निकाला पूरा, वापिस इसमें भी निकाला। इन्होंने निकाला है, क्यों पता नहीं। निकाला और जो एक दूसरे से divide वो करा- निकाले क्या, अभी निकालने की जरूरत नहीं, सब हो गए। अच्छा, हाँ ठीक है, अपन ने निकाला। निकाला ना पहले। ठीक है। हाँ। हानि वृद्धि युक्त जल लवण समुद्र का भूव्यास कितना है, 2 लाख योजन है, और उसका मुख्य व्यास है 10,000 योजन। 2 लाख योजन का वह 11,000 के योजन नहीं, 16,000 योजन की ऊंचाई पर कितना हो जाता है, 10,000 योजन। अभी उसको निकालते हैं। 16,000 योजन की ऊंचाई पर, बराबर। यहाँ पर अब कितना वृद्धि उसका ह्रास है वो निकाल रहे हैं। आगे की गाथा पाहिजे, आगे की गाथा पढ़ते फिर निकालना। पुण्य दिने अमावासे 16 सहस्र जल उदौ वासं भूमिये दशय सहस्राय वेरक्खा। इधर इसका अर्थ लगाया था ना गाथा का। मध्यमतीय भागे लवणसिंहा चरिमपण सहस्येय। लवणशिखा जो है अंतिम 5,000 योजन है, और 15 दिनों का भाग देने पर एक दिन की जल और वार की वृद्धि और जल की वृद्धि का प्रमाण निकलता है। अमावस्या दिन में तो 11,000 रहेगा, वाढला तर तिने 16,000। बराबर। अब पुण्य दिने में पूर्णिमा के दिन जो अपन ने निकाला वही है। पूर्णिमा के दिन 16,000 योजन जल की ऊंचाई है, और अमावस्या के दिन 11,000 योजन जल की ऊंचाई है। क्रम से लगाना। पुण्य दिने 16 सहस्र जल उदौ, फिर अमावास्ये 11 सहस्र जल उदौ। पूर्णिमा के दिन 16,000 योजन जल की ऊंचाई है, इतना जल ऊंचा है, और अमावस्या के दिन वह 11,000 योजन जल ऊंचा है। और वासम मुह भूमिये दशय सहस्राय वेलक्खा। व्यास जो है मुख व्यास, मतलब ऊपर उसका व्यास 16,000 योजन के ऊपर कितना है, 10,000 योजन उसका है व्यास, और भूमि में उसका व्यास कितना है, वेलक्खा 2 लाख। मतलब नीचे सबसे नीचे जो लवण समुद्र है 11,000 योजन की ऊंचाई बताए, 16,000 योजन की ऊंचाई बताए, तो नीचे जो समतल होगा वहां पर उसका व्यास कितना होगा, 2 लाख। मतलब जो है ना अपना पूरा लवण समुद्र का व्यास जो बताया है वो उसकी चित्रा पृथ्वी के ऊपर का ही बताया है। मतलब वो कितना है, 2 लाख। जम्बूद्वीप 1 लाख, ये 2 लाख है ना, तो नीचे उतना ही होगा। फिर ऊपर कम कम होता हुआ 16,000 योजन की ऊंचाई पर कितना हुआ, 10,000 योजन। 2 लाख से 10,000 योजन रह गया व्यास, मतलब इतना पूरा ऐसा हो गया ये समुद्र, लवण समुद्र तिरछा ऐसा। तो घटता 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 गया ना ऊपर, तो उसमें कितना ह्रास हुआ वो निकालना है। मतलब 16,000 योजन की ऊंचाई पर उसका ह्रास कितना हुआ,
ऐसे नीचे तो सब जगह बराबर ही होगा 2 लाख। हाँ सब नीचे चल 2 लाख होगा तल पर, फिर वो पानी उठते फिर वो उठते उठते वो कम होता है। ऐसा मुझे लगता है कि वहाँ जो इधर के लवण समुद्र के और उधर के लवण समुद्र की जो परिधि होगी ना, फिर वो ऐसे ऐसे होगी। ये जम्बूद्वीप की एक परिधि होगी, इधर की एक परिधि होगी, तो ऐसा होना चाहिए। उसके फिर वो पानी कैसे उसमें रुकेगा, ऐसा कम का ऐसा दिखेगा। हाँ ऐसे कोई आधार और इसकी जो उसका जो परिकर है, पानी जो है किसके आकार रहेगा, जो गड्ढा होगा या जो कुआं होगा या जो भी नाल होगी उसके आकार के रहेगा ना पानी। तो ऐसा पानी कैसे हो गया, उसका जो आशा होता होगा ऐसा, उसकी जो परिधि है ना, ज्याच्या आकाराचं कुंड असते त्याच्या आकाराचं पाणी पिते। हाँ अभी उसका वर्णन नहीं है। ये एक वेदी और इधर एक वेदी है ना, बीच में लवण समुद्र है। इधर वो धातु खंड की वेदी है और इधर जम्बूद्वीप की वेदी है, उसके बीच में लवण समुद्र है। तो नीचे जो है उसकी वो चौड़ाई तो 2 लाख योजन है, और ऊपर उड़ते उड़ते उसकी हानि होती गई है। ऐसे हानि होती 16,000 योजन पर कितने हो गए, 10,000 योजन हो गए। तो उसमें अब वो ह्रास का प्रमाण निकालते हैं। 16,000 योजन ऊंचाई पर पौर्णिमा के दिन 16,000 कितना ह्रास हुआ, नीचे 2 लाख और ऊपर 10,000, तो 1,90,000 योजन का ह्रास हुआ 16,000 योजन की ऊंचाई पर। तो वो एक साथ नहीं हुआ है ना, क्रम से होगा ना ह्रास, वो कम। तो 1,90,000 योजन इतना ह्रास हुआ 16,000 योजन की ऊंचाई पर। तो 5,000 योजन की ऊंचाई पर कितना ह्रास होगा, ऐसा प्रमाण नहीं करना है, क्योंकि वो मतलब 11,000 योजन की ऊंचाई पर कितना है उसका व्यास वो निकलेगा। कैसा हो रहा है, ऊपर 16,000 योजन की ऊंचाई पर 10,000 योजन है ना, तो जहाँ पर 11,000 योजन की ऊंचाई होगी लवण समुद्र की जब अमावस्या के दिन, तो उस समय वो पानी का व्यास कितना, वो मुख्य व्यास कितना होगा, वो प्रमाण निकलेगा। क्योंकि 5,000 योजन का वो ह्रास हो जाएगा ना, 16,000 योजन की ऊंचाई पर 1,90,000 का ह्रास होता है, तो 5,000 योजन की ऊंचाई पर कितना ह्रास होगा, तो उतनी ऊंचाई वहां पर रहेगी। 11,000 पे निकलना चाहिए। वो ऐसा भी निकालेंगे तो आएगा ना, ऐसा भी निकालेंगे आएगा। 11,000 16,000 योजन की ऊंचाई पर 1,90,000 योजन की ह्रास होता है, तो 11,000 योजन के ऊपर कितना होगा, ऐसा भी निकलेगा। वो अभी यहाँ पर एक निकाल के उसमें मुख्य व्यास जोड़ रहे 10,000 योजन, हानि निकाल रहे खाली इसमें। 16 इतना ह्रास होता है, तो 5,000 योजन की ऊंचाई पर कितना ह्रास होगा, तो ये 19,000 नहीं 1,90,000 गुना 5,000 और बटे 16,000। इसमें 3 0 निकालो, 3 0 निकालो, 16 का 190 में भाग दो, नहीं पूरा इसका 1 गुना करके भाग दो, 0 4 आएंगे, 19 पंचे 95, 9,50,000 आया। इसमें 16 का भाग देना है, 16 पंचे 80, फिर 15 रह गया तो 150 हो गया, 16 96 144, 6 रह गया 60 16 तिया 48, 12 रह गया, 16 7 112, 8 रह गया, 16 85 बराबर गया, 16 7 112, 85, 59,375 का क्या हुआ, उतना ह्रास होगा 5,000 योजन की ऊंचाई पर। तो इसमें और मुख्य व्यास जोड़ दो, वहां पर 10 मतलब इतने नीचे जाएगा तो इतनी वृद्धि हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो उतना ह्रास हो जाएगा, मतलब
जब 5000 के नीचे जब लवण समुद्र होगा तो इतना वो व्यास वहां पर होगा, तो 10,000 योजन में इसको बढ़ाना है। 10,000 योजन ऊपर मुख्य व्यास बताया था ना, 16,000 योजन की ऊंचाई पर लवण समुद्र का व्यास कितना है? 10,000। अब नीचे 5,000 जाएंगे हम, तो उसमें कितना बढ़ गया? ये बढ़ गया 59,375 बढ़ गया। ऊपर जाएंगे तो ह्रास करेंगे, नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे तो वृद्धि हो जाएगी, तो उसमें अब 10,000 जोड़ेंगे, उसमें ये वृद्धि हो गई, तो 10,000 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 69,375 योजन मुख्य व्यास होगा। कब? जब 11,000 योजन पर 11,000 योजन जब समतल होगा तो वहां पर चौड़ाई कितनी होगी? 69,375 योजन होगी। अब इसमें अथवा इसको ऐसा भी निकाला, मैंने अभी बताया था ना, वैसा भी निकाल सकते हैं। 16,000 योजन की ऊंचाई पर कितना ह्रास हुआ? 1,90,000 योजन ह्रास हुआ। और 11,000 योजन पर कितना ह्रास होगा? ऐसा भी इधर से भी निकाल सकते हैं। 11,000 योजन पर कितना ह्रास हुआ? तो यहाँ 5,000 का 11,000 वो अपन 10,000 जोड़ा ना, वो इसमें आ जाएगा 5,000 और उसको ये गुना किया तो आ जाएगा ना उसमें, और 16,000 का ही भाग देंगे ना, 1,90,000 गुना 11,000 तो यहाँ 3 गए 11,000 को 190 से गुना करो, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा 3 4 0 तो आ जाएंगे। 11 9 99 अच्छा 9 11 1 11 और 9 20 और इसको 16 का भाग देंगे तो ही उत्तर आएगा। 16 के 16 एक कैसे आ गया? आने दो वो माइनस करेंगे इसमें से तल व्यास भू व्यास में से एक ह्रास का प्रमाण निकलेगा। ये जो प्रमाण निकलेगा वो ह्रास कितना वो निकलेगा, और ह्रास वो जो है पूरे व्यास में से निकालेंगे, मुख्य तल व्यास में से माइनस करेंगे। इसको मिटा दें। यहाँ पर कितना आएगा? 16 के 16 फिर 4 रह गए, 16 तिया 48 एक रह गया तो 0 आएगा 100 फिर 16 9 100 का 96 4 रह गए, 16 दूनी 32 8 रह गए, 16 85 1,30,625 योजन का ह्रास हुआ। 2 लाख में घटाओ, 2 लाख में से घटाओ, 2 लाख में इतना ह्रास होगा तो वहां पर कितना रहेगा? 59,375। 2 लाख में से माइनस 1,30,625 योजन, तो 10 में से 5 गया 5 अच्छा 1, 10 में से 3 गया 7 अच्छा 1, 10 में से 7 गया 3 अच्छा 1, 10 में से 1 गया 9 अच्छा 1, 10 में से 4 गया 6 ठीक है 0 इतना आए ना 69,375 इतना व्यास रहेगा वहाँ, इतना मुख्य व्यास होगा। तो यहाँ पर 11,000 योजन की ऊंचाई पर लवण समुद्र जब 11,000 योजन ऊंचाई पर कितना होगा? तो 69,375 योजन होगा। 16,000 योजन ऊंचाई पर कितना होगा? 10,000 योजन होगा। इतना फर्क होगा इसमें। पुण्य दिने अमावास्ये सो गए कि ये भी निकाला। अब आगे जम्बू द्वीप में स्थित सूर्य और चंद्र इनका लवण समुद्र के तिर्यक अंतर, लवण समुद्र का जल का जो तिर्यक अंतर है कितना है? सूर्य बिंब जो है पूरे लवण समुद्र में जो गलियां होगी उसकी सब मिलाकर के 180 गलियां है सूर्य और चंद्र की, नहीं चंद्र की तो 15 गलियां है, सूर्य की 180 गलियां है 183
184 ले लिया था, उसके अंतर बीच में 184 आ गया। तो वो जब लवण समुद्र में कितना आता है, वो 333 योजन है। 300 सब मिलाकर के 510 योजन है ना, जम्बूद्वीप में और लवण समुद्र में दोनों मिलाकर। तो 180 योजन तो वहां पर है जम्बूद्वीप में, अपन ने 510 योजन तो दोनों मिलाकर है ना। हाँ, दोनों मिलाकर तो ये 530 हो जाए, 330। लवण ऊर्जा है तो चंद्रमा की भूमि से 880 है आणि सूर्य के 800 है। हाँ, ये जो जम्बूद्वीप, इसमें मेरू पर्वत, ये इधर से और इधर से कितने ये परिधि है, 180 योजन है ना, और यहाँ बाहर कितने 330 योजन है। तो दोनों मिलकर के 510 हो जाते हैं ना। और वो चंद्र और सूर्य के विमान से ऊपर 48/56 आता है। तो ये 510 योजन के, तो यहाँ पर ये 333 योजन, 330 योजन, और ऊपर जो है उतना यहाँ आता है चंद्र सूर्य लवण समुद्र में, लेकिन पानी को नहीं छू पाते हैं, पानी इसके कम है, वो सब निकाल लिया त्रैराशिक से। मतलब कितना दूर है लवण समुद्र के पानी से चंद्र और सूर्य का विमान कितना दूर है, वो निकालते हैं। मुरवायारो जलहि हानिदलं सोदयेन संगुणियं विसमुद्रचारमंगुली जम्बूचंदर विअंतरयं। मुरजाकारा जलहि, मुरझा, समुद्र जो है मुरजाकार है, मृदंग के आकार का है। बराबर अभी अपने मुरवायारो जलहि हानिदलं सोदयेन संगुणियं। उसका हानि जो है, उसका हटा जो है, उसकी भूमिका वो कितना है वो बता रहे आगे। समुद्र का जो 4 क्षेत्र है और समुद्र का संबंध अपन इधर क्रम से मृदंग अर्धमृदंग की बात है कि हाँ, अर्धमृदंग की लवण समुद्र ऊर्जाकार है ऐसा बताया, लेकिन चंद्रमा भूमि से कितना ऊपर है, 880 योजन ऊपर है, और सूर्य कितना है भूमि से 800 योजन है, क्योंकि 790 योजन पर पहले तारागण है, फिर 10 योजन ऊपर जाने पर सूर्य है, फिर उसके ऊपर 80 योजन ऊपर जाने पर चंद्र है। तो यहाँ लवण समुद्र की हानि का जो प्रमाण है उसको आधा कर चंद्र और सूर्य की अपने अपने ऊंचाई के प्रमाण से गुना करने पर जो लब्ध प्राप्त हो, उसमें से समुद्र संबंधी 4 क्षेत्र का प्रमाण घटा देने पर जम्बूद्वीपस्थ चंद्र सूर्य का लवण समुद्र के जल से तिर्यक अंतर प्राप्त होता है। ऐसा तिर्यक अंतर 2 अंतर निकालेंगे। ऐसा तिर्यक अंतर कितना है और ऊर्ध्व अंतर कितना है। तिर्यक अंतर ऐसा चंद्र करीब है। तिर्यक अंतर मतलब यहाँ पर ये लवण समुद्र है, इधर से ये जम्बूद्वीप है और ये लवण समुद्र है। तो यहाँ इधर कितना आता है, चंद्र सूर्य का विमान 330 योजन इधर आता है। तो वहां पर ये पानी जो होगा ये लवण समुद्र का, तो ऊंचाई उसके जो है वो पानी जो है उसका ह्रास होता जाएगा। तो यहाँ जब चंद्र सूर्य होगा तो तिर्यक अंतर उनका कितना रहेगा, पानी कितना दूर रहेगा उससे, क्योंकि यहाँ तल में 2 लाख योजन है, फिर ऊपर घटता घटता जाएगा ना पानी। तो 330 योजन ये इधर है, तो वहाँ उस समय 330 योजन पर वो पानी कितनी दूर रहेगा लवण समुद्र का, तो बता रहे। ऐसा ये पानी का जो है ये ऐसा है, ये पानी तिरछा करे ना ये ऐसा है। तो ये चंद्र सूर्य जब लवण समुद्र में होगा तो इतनी दूरी पर होगा इस पानी से, एक 880 योजन यहाँ से ले लो, चंद्र सूर्य इधर है, तो
तो ये पानी कितनी दूर रहेगा यहाँ से यहाँ तक ये? या इधर से ले लो ये ऊपर से नहीं लेंगे, हाँ? ऊपर से नहीं लेंगे क्योंकि नीचे का व्यास तो ज्यादा है ना, ऊपर से लेंगे, ऊपर से आएगा सूर्य ये लवण समुद्र है ना, तो इधर से ये है और इसका पानी जो है ऐसा ऐसे आकार का है इसमें पानी। हाँ, तो ये पानी जो है ये उड़ता हुआ आएगा ऐसा ऊपर ऊंचाई आकार। तो इसमें ये पानी यहाँ छुएगा नहीं इसको, इस चंद्र और चंद्र सूर्य को, उतना अंतर कितना है वो निकाल रहे हैं। अभी इस गणित से निकालेंगे तो समझ में आएगा। इसी का आगे बताते हैं कि लवण समुद्र के जल में 16,000 योजन की ऊंचाई होती है, तो वहां मुख्य व्यास कितना है? 10,000 योजन, और भूमि व्यास कितना है? 2 लाख योजन। तो भूमि में से मुख का प्रमाण घटाकर आधा करने पर कितना आएगा? वो मध्य व्यास आएगा ना, उसका आधा करने पर वहाड़े का प्रमाण हमेशा वैसा निकालते हैं। मुख और भूमि इन दोनों को जोड़ो, जैसे नरक में नीचे का है 7 राजू और ऊपर है 1 राजू, 7 और 1 जोड़ेंगे 8 हो गया, उसका आधा करो तो 4 हो गया, और उसको ऊंचाई से भाग दो, जितने वो ऊंचाई है ना उससे भाग दो, तो एक राजू पर कितना घटता है वो प्रमाण आता है। हाँ, तो ऐसे यहाँ पर भूमि में से मुख का प्रमाण घटाएंगे। भूमि कितनी है? 2 लाख योजन हो गया। भूमि व्यास में से मुख्य व्यास घटाना। और उसको ऊंचाई से भाग देंगे। 2 लाख। हाँ बराबर, ऐसा ही है ना। तो 1 योजन की ऊंचाई पर कितना, ये योजन में है ना भूमि व्यास और मुख्य व्यास, तो 1 योजन की ऊंचाई पर कितनी हानि होती है उसका प्रमाण आएगा, मतलब कितना व्यास कम होता जाता है। तल में 2 लाख योजन व्यास है, फिर 1 योजन ऊपर पानी आएगा तब वो कितना अंदर आएगा, तो कितनी उसकी हानि होगी। पुनः 2 योजन ऊपर आएगा तो कितनी हानि होगी, अंदर अंदर होता जाएगा ना। फिर 3 लाख योजन ऊपर जाएगा तो कितनी उसमें हानि होती जाएगी। ऐसे 800 योजन ऊपर जाएगा तो वहां पर पानी कितना भीतर आया है उसका प्रमाण है, मतलब उसके व्यास कितना कम हो गया ये निकलेगा। तो भूमि व्यास कितना है? 2 लाख योजन माइनस मुख्य व्यास 10,000 योजन, ऊंचाई 16,000 योजन। तो 2 लाख में से 10 लाख कम हो गए तो पाण्याची ऊंचाई आधा ही करना था ना, वो देखते हैं आधा भी करना, आधा करना पड़ता है। इसका जो वो सम हो गया ना, वो क्या हुआ, इसका अर्थ क्या होता है? भूमि में से मुख घटा के आधा करके तो सब समान प्रमाण होता है, तो इसको आधा ही करना है, 2 का भाग देना और ऊंचाई का भी भाग देना। फिर वो 1 योजन पर कितनी हानि होती है वो प्रमाण निकलेगा। तो 2 लाख में से 10,000 कम किया तो 1,90,000 हुआ, और उसको 2 का भाग देंगे तो 95,000 हो जाएगा, क्योंकि 2 का भाग दे तो बराबर 92, 18, 2 10 और 3 0 आएंगे, और इसको फिर 16,000 योजन से भाग दो। 16 सकश आने वाला, लेकिन पुराने 1 कम है इसमें, तो 16 पंचे 80, 5 सही 15/16। इसको क्या करेंगे, अब ऐसे ही रखना पड़ेगा ना 15/16 को। तो 1 योजन जब ऊपर आता है लवण समुद्र, तब उसका पानी अंदर कितना आता है? 2 लाख में से इतना कम हो जाएगा, 5 योजन और 15/16। पुनः 2 योजन ऊपर जाएगा तो वहां पर लवण समुद्र अंदर भीतर कितना आएगा? 10 योजन और 30/16 करेंगे, मतलब वो और 1 योजन उसमें मिला देंगे, 16 का भाग देंगे। इस प्रकार 1 योजन पर ये लवण समुद्र ऐसे अंदर अंदर आता जाएगा, नाश होता जाएगा उसका।
तो इस प्रकार ऐसा निकालने पर अब कितने 800 योजन पर चंद्रमा कितना है 880 योजन पर। तो चंद्रमा की जो ऊंचाई है वहां पर कितना अंदर आया है वह, तो उसका प्रमाण निकालते हैं। एक योजन की ऊंचाई का ये प्रमाण निकला। अब यहाँ पर आपने कितना है 880 योजन। तो एक योजन की ऊंचाई पर 95/116 ऐसा ही लेंगे। ये हानि का प्रमाण निकला है, इसको त्रैराशि करना। एक योजन की ऊंचाई पर कितना राशि हुआ 95/16, मतलब ये 5 योजन और 15/16। तो 880 योजन पर चंद्रमा है, तो वहां पर कितना राशि होगा 880 योजन ऊपर जाने पर जल समुद्र कितना भीतर आया, तो उसका प्रमाण निकलेगा। तो इन दोनों का गुना करो 95 गुणित 880/16। 16 का भाग जाएगा कि यहाँ 16 का भाग जाएगा 55 हो जाएगा 16 85 55 होगा। 95 गुणित 55 25 अच्छा 2 5 9 45 और 2 47 नहीं आएगा 5 7 4 कितना आएगा 5 2 5 12 7 और 5 12 अच्छा 1 7 और 5 12 ही आएगा। अच्छा 1 5225 है उत्तर। बराबर है ना। तो लवण समुद्र 800 योजन 80 की योजन की ऊंचाई पर कितना भीतर आया है 5225 और चंद्र कितनी दूरी पर है 330 योजन। लवण समुद्र में 330 योजन ही आया है ना, तो कहाँ छू सकता है। तो ये कैसे हमारे दिमाग में बैठा था पता नहीं, अभी आज वो निकल गया, नहीं तो वो पानी में से जाता है। लवण समुद्र का जाएगा, लवण समुद्र का आगे आने वाला है, वो बीच पानी के बीच में रहेगा क्योंकि वो भी 880 योजन की ऊंचाई पर है। तो वहाँ तो पानी बीच में है ना, वो उसके जो शंकु बना हुआ है, मेरे जो मुरे बना हुआ तो बीच में वहीं से जाएगा। हाँ जाएगा, अभी वो आगे निकाला है जाएगा दीदी चंद्रमा पानी में से जाएगा ऐसे। हाँ वो लवण समुद्र का, लेकिन जम्बूद्वीप का नहीं है। हमारा एक गलत धारणा ऐसी बैठी थी कि जब यहाँ ठंड के दिन होते, लेकिन पास है वो जल समुद्र लवण समुद्र के, इसलिए वो 330 कहाँ है और 5225 वो तो बहुत दूर है। 4000 वो निकालते कितना दूर है, अंतर कितना है वो निकलेगा 5225 माइनस 330 वो 330 सही 48/61 उसको कितना कहेंगे उतने लिखा है उतना ही लिखा है। 330 ही कम कर दिया, एक ले लेंगे नहीं एक ले लेंगे उसमें से कम कर देंगे। बराबर 330 कम करो पहले। 4895 तो कितने आए 5 में से 0 गया 5 रहा, 12 में से 3 गया 9 रह गया। अच्छा 1 12 में से 4 गया 8 और अच्छा 1 4 4895 और अभी इसमें से एक ले लो 4894 रखो इस तरह। एक लेकर के जो ऊपर का है 48/61 माइनस करो। एक संशय करने पर तो इसका 61 का गुणा करेंगे 61 का भाग देंगे तो 61/-48 61 में से 48 गया 13/61 में गया, तो ऊपर ही 13/61 बोल दीजिए। 4894 सही 13/61 बहुत दूर है। इतना चंद्र विमान में और लवण समुद्र के जल में अंतर रहेगा, तिर्यक अंतर। तो जब चंद्रमा वहां लवण समुद्र के अंतिम गली में है तो उस समय वो लवण समुद्र के जल से कितना दूर है, तो 4894 योजन और 13/61 थोड़ा अंतर है।
तेवढं अंतर आहे. इतना दूर है लवन समुद्र आणि मग पाण्यात कसं जातं? नहीं जाते ना, हाँ। इसलिए तो बोला कि हम कैसे वो ग्रहण किया था पता नहीं। पूरा समझते थे ना कि 2 लाख का 2 लाख ऊपर जाता होगा तो 30 अंतर ऐसा है, वो उसमें जाने पड़े। क्योंकि हमने आगे का पढ़ा ही नहीं ना, वो उस समय ऐसा जब ज्योतिर्लोकाधिकार पढ़ा था से मैं बोला था, लेकिन वो आगे देखा कि लवन समुद्र का है बीच में उसमें पानी में। अब आगे ये चंद्रमा का अंतर निकला से सूर्य का अंतर कितना हो जाएगा? सूर्य कितने योजन पर है? 800 योजन पर है। ये सब पहले उन्होंने उर्ध्व अंतर भी निकाल दिया पहले चंद्र, अभी इसको टाइम लगेगा। अच्छा सूर्य का निकालो अपन, पहले सूर्य का भी निकालो। यहाँ पर 880 की जगह 800 कर लो। ये तिर्यक अंतर बोलेंगे इसको, मतलब ऐसा चंद्र जब है तो पानी कितना दूर है ऐसा। अब यहाँ पर वो ऊर्ध्व अंतर बताएंगे। ये चंद्र विमान का अंतर बताया। अब यह सूर्य विमान का कितना अंतर है जल से? तो 800 योजन की ऊंचाई पर है सूर्य, तो यहाँ पर सब जगह 800 करो। एक योजन की ऊंचाई पर इतनी हानि होती है जल की, तो 800 योजन पर कितनी हानि होगी ऊपर जाएंगे तो ये प्रमाण निकलेगा। अभी इसका 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 16 85 और 50, 50 गुणिले 95, तो 5 50 अभी निकाला था ना अपन 450 25 2 15 45 47 475 तो 4750 योजन। ये 800 योजन पर लवन समुद्र का व्यास इतना कम हुआ। 800 योजन की ऊंचाई पर लवन समुद्र का व्यास कितना कम हुआ? 4750 योजन कम हुआ। और अपना सूर्य विमान कितने दूर पर है वो लवन समुद्र से? 330 योजन और 48/61 है। इसको एक में से बाद में करेंगे। तो यहाँ 750 में से 330 गए तो कितने रहे? 0, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 4 गए 3 गए 4 और 4 ही रहेंगे ना। 4420 योजन और इसमें से 1 योजन ले लो और उसमें से 48/61 घटाओ 13, तो 13 पर 19 करना पड़ेगा। 4419 योजन और 13/61 इतने योजन दूरी पर सूर्य का विमान जल समुद्र के पानी से रहेगा। जल समुद्र लवन समुद्र के पानी से सूर्य का अंतर इतना और लवन समुद्र पानी से चंद्र का अंतर ऊपर निकाला था 4894 से 13/61। अब ये सब देखा तो समझ में आया ना कि कैसे है। अब यहाँ पर ऊर्ध्व अंतर निकालेंगे, उसको कल निकालते हैं। दोनों का तिर्यक अंतर हुआ एक लेवल पर जब आते तब, पर नीचे और ऊपर कैसा होगा वो पता नहीं। आज एका दिवस सूर्याचं अंतर चंद्राचं अंतर सूर्याचं अंतर चंद्राचं अंतर निघालं। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, यह मैं ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ, न्यायस्थी हूँ, शुद्ध चिदाकाश स्वरूप चैतन्य चिंतामणि स्वरूप चैतन्य कल्पतरु स्वरूप चैतन्य चंद्र स्वरूप चैतन्य मोहनिधि स्वरूप
गुणों का समुद्र हूँ। इस मुझ चैतन्य सागर के तल में अनंत गुण रूपी रत्न भरे हुए हैं। मैं अनंत गुणाकर हूँ। मेरी लंबाई चौड़ाई कितनी है? अनादि अनंत है। और अनंत गुण यही अपनी चौड़ाई है और अनादि अनंत यही अपनी लंबाई है। यह मैं अनंत गुणों से परिपूर्ण हूँ, भरा हुआ हूँ। ऐसा चैतन्य का सागर अंदर लहरा रहा है। आनंद की लहरें इसमें उठ रही है। उस चैतन्य सागर में डुबकी लगाइए और नीचे जाकर के उसके तलहटी में जाकर के अपने गुणों को प्राप्त कीजिए, गुण रूपी रत्नों को। इस सम्यक दर्शन रत्न बाहर नहीं है, यही अंदर छिपा हुआ है। उसको निकालिए बाहर। इस अपने चैतन्य राजा को जानिए। वे सम्यक दर्शन रूपी भेंट अपने आप प्राप्त होगी। एक बार देखिए तो इसको, इस अपने चैतन्य का ही दर्शन कीजिए, स्पर्शन कीजिए, अनुभव कीजिए। एक बार अपने को चैतन्य रूप से स्वीकार कीजिए। ये शरीर आदि पर द्रव्य मैं नहीं हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ। ये चैतन्य स्वरूप स्पष्ट रूप से प्रकाशमान है, चकचकायमान है। उसके ही प्रकाश में तो संपूर्ण विश्व दिख रहा है। और चैतन्य कैसे नहीं दिखेगा? दिखता है। तो देखिए, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, आनंद सागर स्वरूप, न्यायक स्वरूप, एको शांतो इस तरह